अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हो रही है। अब से कुछ देर पहले नवीद कमर, शहरी रहमान समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक वफ्द है वो वजीर आजम हाउस पहुंचा और दोनों जमातें जो हैं वो एक दूसरे से मुलाकात तो कर रही हैं, लेकिन इससे पहले दोनों जमातों के रहनुमाओं की तरफ से एक दूसरे के हवाले से सख्त बयानात दिए गए। लीगी रहनुमा अब्बासी का कहना था कि बजट पीपल्स पार्टी की मर्जी से तैयार हुआ है और अब पीपल्स पार्टी बजट पर एतराज कर रही है, जबकि फाइनेंस कमेटी के अंदर उनका अपना बंदा मौजूद था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा का कहना था कि नून लीग का जो इक़्तिदार है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरहून मिन्नत है। पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं वो नून लीग की लाइफ लाइन है। अगर पीपल्स पार्टी ना होती तो पूरी नून लीग आज जेलों में होती। मोहसिन शाहनवाज राजा जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी अपनी ब्लैकमेलिंग बंद करे। अगर इक़्तिदार गया तो हम अकेले नहीं, पीपल्स पार्टी भी अडयाला जेल जाएगी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के माबैन ये तनाव की सूरत हाल ईद से पहले से जारी है। अब ये अहम मुलाकात हो रही है, क्या इस मुलाकात में मामलात हल हो जाएंगे या नहीं? मुज़ाकरात का एक दौर इससे पहले भी हुआ था। अब वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की जो मुलाकात है, क्या ये दोनों जमातों के माबैन इश्यूज को हल कर पाएगी या नहीं? इसके अलावा जो मुस्लिम लीग की सियासत से जुड़े हुए दीगर मामलात हैं उन पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। मियां जावेद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियां साहब, ये जो मुलाकात हो रही है, क्या वाकई पीपल्स पार्टी के रहनुमा जिस तरह से बयानात दे रहे हैं ये इक़्तिदार पीपल्स पार्टी का मरहून मिन्नत है जो मुस्लिम लीग नून को मिला है? शुक्रिया रहमान साहब। गुजारिश ये है कि ना तो हम इक़्तिदार लेना चाहते थे और ना ये किसी के मरहून मिन्नत है। ये तो एक अरेंजमेंट है। मैं बार बार ये बात कहता आ रहा हूँ कि बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के मसाइल कुछ और हैं और बड़े चैलेंजेस हैं, मगर उनको ड्रेस करने के बजाय, उन पर तवज्जो देने की बजाय बदकिस्मती से नॉन इशू के इशू हम बना रहे हैं। और उसकी वजह भी यही है कि जब संजीदा लोग नहीं होंगे तो फिर गैर संजीदा गुफ्तगू होगी। मैं ये जो आपने बयानात दोनों साइडों से बताए, सुनवाए, कोट किया उनको, मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब दोनों साइडों से ही गुफ्तगू नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब मुस्लिम लीग नून ने इक़्तिदार लेने से इनकार किया 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में, जो अक्सरियत किसी को मिली किसी को ना मिली, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ने ही और पीटीआई ने दोनों ने इनकार किया था हुकूमत बनाने से। तो फिर ये गले मुस्लिम लीग नून के आ गया फंदा के, फिर हमने कबूल भी किया और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने जो चैलेंज समझ के पाकिस्तान को कबूल कर लिया। खुदा करे उसमें उनको कामयाबी मिले, मगर जिस तरह की गुफ्तगू सुनने को मिलती है या जो रुकावटें नज़र आती हैं या माजी में रुकावटें खड़ी होती रही हैं, अगर उनको देखा जाए तो इतना आसान नहीं है इस गर्दाव से पाकिस्तान को निकालना। जो मैं कहना चाहता हूं कि गैर संजीदा गुफ्तगू है, उसका वजह यह है कि आप ये देखें कि आज भी एक बड़ा इशू है 9-10 मई, जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है जी। बात ये है रहमान साहब, और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि मुर्तजा भुट्टो, मीर मुर्तजा भुट्टो जी, आपको याद होगा प्यारा हाईजैक हुआ था और ज़ियाउल हक ने उस पे प्यारा हाईजैकिंग साबित करने की कोशिश भी की मगर ना कर सके। उनमें से तो उसको सजा ना हुई। मुर्तजा भुट्टो रुकने असेंबली भी बने फिर सिंध के, मगर जिन्होंने प्यारा हाईजैक नहीं किया था नवाज शरीफ को परवेज मुशर्रफ ने हाईजैकर साबित करके सजा दे दी। अब इसी तरह ये देखें कि एक शख्स जेल में है, 9-10 मई हुआ है
और 9-10 मई जो हुआ है उसको कोई साबित नहीं कर पा रहा। अब ये देखने वाली, लेकिन मियां साहब देखिए, वो 9-10 मई वाला मामला है, लेकिन अभी ये जिस तरह से हुकूमत है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस बात पर एतराज करते थे जो 16 महीने की हुकूमत थी कि इस तरह हुकूमतें नहीं चलती, इतने ज्यादा पार्टनर्स हों तो हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पाती। तो ये जो अभी हुकूमत है उसमें, और फिर क्या जो 16 महीने वाली जो पहले हुकूमत थी, क्या उसमें फिर तो कोई फर्क ना हुआ? नहीं, फर्क यह है कि आज मजीद मुश्किल है, उस वक्त थोड़ा आसानी थी, आज मजीद। ये आप ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत उससे ज्यादा मुश्किल है? यस, बिल्कुल, उससे ज्यादा मसाइल भी हैं और उससे ज्यादा मुश्किल भी है। आपके पास सादा अक्सरियत भी ना हो तो आप अपनी जो सोच है या आप एक मनसूबाबंदी करते हैं रियासत को गर्दाब से निकालने की, तो आप फिर राइट लेफ्ट देखते हैं कि मेरे इस मौकफ को सपोर्ट करने वाला कोई होगा या नहीं। जिस तरह आज हो रहा है कि जितने सख्त फैसलों की जरूरत है आज, अगर वो आप कर लेते हैं तो वो आपके कंधों पे उसका बोझ आएगा। दूसरा, वो बोझ पाकिस्तान के लिए उठाने के लिए फिर भी तैयार नहीं है। तो ये आप सियासी कीमत अपनी अदा कर लें। के पास क्या ऑप्शन है? देखिए, आपने नंबर तो पूरे रखने हैं, वरना तो फिर बजट भी मंजूर नहीं होगा अगर पीपल्स पार्टी आपका साथ ना दे। देखिए रहमान, आपको इल्म तो है कि ये किस तरह अरेंजमेंट हुआ, तो फिर अरेंजमेंट करने वाले भी देख ही रहे हैं। अच्छा तो बजट भी उन्होंने मंजूर कराना है? नहीं, मैं तो जो आपको कहना चाहता था मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूं, हकीकत तो ये है। ठीक, लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून चाहेगी या मुस्लिम लीग नून को लेना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी काबीना में शामिल हो? क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि सिर्फ सारा मुद्दा हम पर ही नहीं पड़ना चाहिए और हुकूमत के जो चैलेंजेस है वो सिर्फ उनके साथ निपटना हमारी ही जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। तो आपके ख्याल में क्या पीपल्स पार्टी को काबीना में आना चाहिए? देखिए रहमान, मैं तो पहले अर्ज कर चुका हूं कि आप कोई बिल पास करवाने के लिए फिर अपने दाएं बाएं देखते हैं, तो उस दाएं बाएं वाले राजी हों तो आप एक बिल मंजूर करवा सकते हैं। ये बजट है और ये बजट में आप नरम फैसले, कोई सख्त फैसले, कोई पॉपुलर फैसले, कोई अनपॉपुलर फैसले ये आप करते हैं। तो उसमें आपका पार्टनर आपके साथ खड़ा ना हो तो आप किस तरह इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं? मगर जहां तक कैबिनेट में लाने का तल्लक है पीपल्स पार्टी को, देखें इत्तेहादी तो वो हैं, आपके अच्छे बुरे फैसले, रियासत के मफाद में फैसले या सियासत कुर्बान करने के फैसले, इसका जो आपके पार्टनर हैं जिनकी वजह से हुकूमत में आप बैठे हैं, एक अक्सरियत बना के सबको उसका हिस्सा तो मिल रहा है। हाँ, कैबिनेट पे बैठ के जरा नुमाया बंदा हो जाता है, बाकी हिस्सा सबको मिलेगा अच्छे बुरे, तो उसको उनको बैठाना इसलिए है कि वो बैठे और अपने तजर्बे से इस हिसाब से पाकिस्तान को निकालें सब मिलके। राइट मियां साहब, विफाक में पार्टी के लिए एक और बड़ा मसला, ज़ाहिर बात है सूरत हाल अभी डेवलप हो रही है, वो खैबर पख्तूनख्वा के जो मामलात हैं वो है अली मीन गंडापुर, और वहाँ पर अभी जो लोड शेडिंग का मामला चल रहा है, जिस तरह से सख्त बातें एक दूसरे के हवाले से हो रही हैं वो भी कर रहे हैं, खासा जारहाना रवैया है। आपको लगता है वो विफाक के लिए या विफाक में हुकूमत चलाने के लिए जो है वो मुश्किल पैदा कर सकते हैं? मैं रहमान, जो शुरू में मैंने बात करने की जरूरत की थी आपके सामने, वो अगर मेरी बात आप मुकम्मल हो लेने देते तो मैं यही कहना था, जो खैबर पख्तूनख्वा में एक बढ़तबाज हुकूमत बनी हुई है और ये खाली वज़ीर आला केपी के नहीं कर रहे, ये वतीरा है पीटीआई का, और ये वतीरा बना है वहां से जो बानी पीटीआई ने सिलसिला शुरू किया 2014 में।
आपको याद होगा जिस तरह बिजली के बिल जलाए जाते थे, जिस तरह बिल ना देने की जो है वो फरमाइश की जाती थी, तहरीक चलाने की बात की जाती थी। देखें, रियासतें इस तरह नहीं चला करती, कभी कौमी जमातें इस तरह का बिहेव नहीं करती। कौमी जमातें एहतजाज करती हैं इश्यूज पे, कौमी जमातें एहतजाज करती हैं किसी की पॉलिसी पे, किसी हुकूमती पॉलिसी पे, मगर वो ये नहीं करती कि किसी ग्रिड में दाखिल होके किसी का स्विच ऑन कर दे, किसी को ऑफ कर दे और ये कहें कि मैं देखूंगा यहाँ कौन दाखिल होगा। ये फिर अनार्की है, ये फिर एक इंतशार है, फिर ये रियासत आप इसको नहीं समझ रहे, या इसको जो रियासत को लोग कहते हैं धरती माँ नहीं है, फिर ये आपका घर नहीं है। फिर ये आप देख रहे हैं कि मैं हूं तो ठीक है, मैं नहीं हूं तो फिर ये नहीं होना चाहिए जिस तरह कहा जाता है। लोड शेडिंग के खिलाफ तो शहबाज शरीफ भी एहतजाज करते थे विफाक के खिलाफ, वो कैसे मुख्तलिफ था इससे? यस, वो इस तरह मुख्तलिफ था कि क्या किसी ग्रिड स्टेशन में दाखिल होकर शहबाज शरीफ ने स्विच ऑन ऑफ किया था? क्या उन्होंने कहा था अपने लोगों को कि भाई अरकान असेंबली जो है वो 12-12 घंटे इंश्योर करें कि बिजली आए और 12 घंटे से ज्यादा ना आए? कभी उन्होंने कहा था कि कानून हाथ में लेके और पीपल्स पार्टी को ये मजबूर कर दिया जाए कि मैं बिल दूं ना दूं मगर मेरी बिजली आनी चाहिए? क्या ये मजबूर किया था किसी ने? ये है वो फर्क एहतजाज का। हम आज भी ये कहते हैं कि अगर आप सूबा जो है, और क्या वो गंडापुर साहब कह नहीं रहे कि जनाब आपको क्या मैंने बिल देना है, या आपको क्या आपने मेरे पैसे इतने सूबे के देने हैं और मैं दूं या ना दूं, आप उसमें से कटौती कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं या ना करें। ये बात आप एक मजाक बनाया हुआ है आपने रियासत को, इस अपना सूबे को, और इस तरह गवर्नेंस होती है, इस तरह पॉलिसी होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मियां जावेद लतीफ हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे पार्टी के मौक़िफ़ के हवाले से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं तो बात होगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की। रऊफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद होंगे। इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की जो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त थी उसे मुस्तरद कर दिया। अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया, जबकि अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। समाअत के मौके पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दरियाफ्त किया कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते? क्या पाकिस्तान में हर चीज को मुतनाज़ बनाना लाजिम है? इंतखाबात की तारीख पर भी सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान तनाज़ा था। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की जानिब से खत क्यों लिखे जा रहे हैं? चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर बैठ जाते तो तनाज़े का कोई हल निकल आता। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कायम मकाम जो सदर यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ उस पर भी चीफ जस्टिस ने सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ऑर्डिनेंस से काम चलाना है तो पार्लियामान को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामान की तौहीन है। आइन बिल्कुल वाज़ेह है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जो इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन को हासिल है, और आर्टिकल 219 सेक्शन सी ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। हमने आइन और कानून के तहत हलफ उठा रखा है और अदालती फैसलों पर हलफ नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब जब आइनी तशरीहात की पेचीदगियां पैदा हुई दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने ट्रिब्यूनल्स को बनाने के मामले से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस पर रिमार्क्स दिए कि रिटायर्ड जजेस का कानून कब बनाया गया, सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दीली कैसे की जा सकती है। एक तरफ पार्लियामान का बनाया हुआ कानून है तो उसके बाद ऑर्डिनेंस किस तरह से आ सकता है। समाअत के मौके पर वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि 14 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लिए तमाम हाई कोर्ट्स को खतूत लिखे। ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का जो इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन का है, और तमाम हाई कोर्ट से खतूत के जरिए जजेस के नामों की फहरिस्तें मांगी गई और जजेस के नामों के पैनल्स मांगे गए। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 20 फरवरी को 2 जजेस के नाम भिजवाए गए। दोनों जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए नोटिफाई कर दिया गया। 26 अप्रैल को मजीद 2 जजेस बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील दिए गए। इस पर जस्टिस नईम अख्तर
अशरफ खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम हाई कोर्ट्स को खतूत लिखे, लाहौर हाई कोर्ट के अलावा कहीं तनाज़े नहीं हुआ। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तो ट्रिब्यूनल्स की कार्रवाई मुकम्मल होने को है। अब ये जो मामला है, ये ट्रिब्यूनल्स का ये क्या रुख इख्तियार करेगा, और ये धांधली वाले मामले के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त इस मामले को देखे, लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जो फोरम है वो अगर काम करेगा तो उसके बाद ही ये धांधली वाला मामला आगे चल सकता है। रऊफ हसन साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उनसे इस हवाले से जानते हैं कि पार्टी का मौक़िफ़ इस हवाले से क्या है। रऊफ हसन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाले मामले पर भी आता हूं, लेकिन पहले एक मुलाकात चल रही है जो इस वक्त शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान हो रही है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो इशूज हैं उनको तहरीक इंसाफ किस तरह से देखती है? ये जो डेवलपमेंट के जो फंड्स के जो वो इशू हैं और पीपल्स पार्टी के जो बजट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। टोपी ड्रामा, अच्छा, या 100% कि पहले भी पीपल्स पार्टी करती आई है। ये दोनों इत्तेहादी हैं, इकट्ठे मिलकर हुकूमत बनाई हुई है। अगर कोई असूल की सियासत होती तो ये फिर छोड़ देते। इनके इतने इख्तलाफात हैं, जब से हुकूमत बनी है मेरा ख्याल हर चौथे पांचवें दिन कोई ना कोई मसला हुआ होता है। अच्छा, तो अगर इतना असूल पसंदी है, अगर पीपल्स पार्टी में आई है कोई असूल पसंदी, तो छोड़ दें, फिर क्यों बैठ के हैगल करते हैं। अच्छा। सो आईनी इनके पास पोजीशंस हैं, 3 गवर्नर्स हैं इनके पास, सेनेट का चेयरमैन है, सदर पाकिस्तान का ओहदा इनके पास है, तो शायद कुछ और मांग रहे हों। दैट इज ऑल। बजट की राह में आपको नहीं लगता पीपल्स पार्टी नहीं, अल्टीमेटली साबित लोग वो 4 पैसे और मांगेंगे, यू नो, मे बी दे वांट बिगर चंक ऑफ फ्लैश। अच्छा, दैट इज ऑल, और कुछ नहीं है। यहाँ असूल पसंदी का कोई दूर दूर तक कोई, मुझे मैग्नीफाइंग ग्लास में भी देखूं अगर तो कहीं नजर नहीं आ रहा, कोई मामला ऐसा नजर नहीं आ रहा। अब ट्रिब्यूनल्स वाले इशू पर आ जाए, ये आप आज इलेक्शन कमीशन की दरखास्त तो मुस्तरद होगी, आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? ये अब 3 रुकनी बेंच है वो इसको देखेगा। जो लीगल पोजीशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि रिटायर्ड जजेस, तो आप उस ऑर्डिनेंस की भी मुखालफत करते हैं, रिटायर्ड जजेस नहीं आने चाहिए। एक फोरम है, क्या प्रॉब्लम आपको लगती है रिटायर्ड जजेस के आने में, ऑर्डिनेंस के साथ भी, और फिर इलेक्शन कमीशन अगर इन ट्रिब्यूनल्स की तैनाती करता है? मेरा एक बहुत बड़ा इशू है इसके साथ रहमान साहब, मैं उसके साथ डिटेल में बात करना चाहूंगा। देखिए, अदालतें जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले देती हैं। अदालतों का ये काम नहीं है कि वो लोगों को इकट्ठे बिठा के बात करवाएं और कहीं कि आप आपस में मिल के फैसला कर लें। ये बार बार हो रहा है। मसलन जब खान साहब जी अपीयर हुए तो सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं बात करते दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से, और चीफ जस्टिस साहब की भी ये सलाह थी, और कुछ जज साहिबान ने भी ये कहा जी कि आप बात करें, मिल बैठें, सबसे बात करें। ये अदालत का काम नहीं है। किस आइन में लिखा हुआ है कि अदालतें ये काम करेंगी कि प्रोकर करेंगी? अदालत का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो फैसला सादर करे आइन और कानून के तकाजों के मुताबिक, स्ट्रिक्टली। ये इम्पोज भी करे, फिर वो एग्जीक्यूटिव का काम आ जाता है कि अदालत का फैसला जो है वो इम्पोज भी कराएगी। ये जब आप 2 पार्टीज को कहते हैं कि आप मिल के बैठ के बात करें, तो दैट मीन्स कि जी अदालत ये प्रपोज कर रही है कि गिव एंड टेक करें। दैट मीन्स कि कानून को कॉम्प्रोमाइज करें, आइन को कॉम्प्रोमाइज करें। ये मेरी रीडिंग है। सो बेसिकली अदालत जो है वो अपना काम करने की बजाय एक जो है वो अब ज़ाहिर बात है, इसकी तो वजाहत मौजूद जज साहिबान ही कर सकते हैं कि वो क्यों चाहते हैं, लेकिन एक राय ये है कि शायद अदालतें ये नहीं चाहती कि सियासी मामलात उन तक पहुंचे, और सियासी मामलात अगर सियासी लोग हल करें तो वो बेहतर होगा। ठीक है, सियासी लोगों को हल करने चाहिए, इस बारे में कोई बात नहीं है, लेकिन ये अदालत का काम नहीं है। अगर किसी वजह से या वजह की मुनासबत से एक मसला अदालत में आ जाता है, तो फिर अदालत की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आइन और कानून के तकाजों के मुताबिक उसके ऊपर अपनी जजमेंट दे, और एग्जीक्यूटिव के ऊपर छोड़ दे कि वो कैसे इसको एक्सिक्यूट करते हैं। ये मुझे नहीं समझ आई, ये अदालत का रोल। मैंने पहले भी बात की है इसके ऊपर, लिखा भी है बल्कि, कि अदालत ने कब से ये रोल अडॉप्ट कर लिया है जी कि आप पोलिटिकली फैसले कर। दैट मीन्स कि इट्स अ पोलिटिकल रोल, इट इज नॉट अ लीगल रोल एनी लॉन्गर। जब आप बात करने की बात करते हैं तो वो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है, यानी कि अदालत जो है एक पोलिटिकल रोल एज्यूम कर रही है। लेकिन क्या ये गैर मामूली है? 63A वाले मामले पर
भी हुआ, वो वजीर आला का जो इंतखाब था, जब वो मुतनाज़ हुआ पंजाब के अंदर हमजा शहबाज का और परवेज इलाही का, तो उस वक्त भी अदालत ने जो है वो इसी तरह से जो है वो करवाया। तो आपके ख्याल में ये अभी होना गलत है या पहले भी जो होता रहा ये नहीं होना? मैंने हमेशा ये पोजीशन ली है कि अदालत का काम है आइन और कानून के मुताबिक फैसले सादर करना। यही बात मैं बात भी कहता हूं कि जज साहिबान जो हैं वो अदालत में बोलते नहीं है, सवाए इसके कि जब उन्होंने कोई इंक्वायरी, इमरान खान की भी यही, मेरी खान साहब से स्पेसिफिकली इस मसले के ऊपर बात नहीं हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनकी भी मैं बात करूंगा अगली दफा। आज मेरी उनसे मुलाकात हुई है, लेकिन ये बात डिस्कशन में नहीं आई है, सो बात नहीं है। लेकिन मेरी अपनी जाती राय जो है वो ये है कि जी अदालत को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट मीन्स के जी कानून और आइन और कानून के मुताबिक फैसले वो फैसले सादे करे, ठीक है। अगर आप बात करते हैं कि बेहतर चीज क्या है, तो वो वही है जो कि आपने कही है, वो ये कि जी सियासी फैसले जो है वो सियासी मैदान में होने चाहिए, जो कि पार्लियामेंट है, वहां जाके फैसले करें। अब ट्रिब्यूनल वाला जो इशू है, इसके ऊपर मुझे बताइए, आपका इलेक्शन कमीशन पर एतमाद आपको नहीं है, लेकिन जो कानून है इलेक्शन कमीशन का, ये कहना है कि वो बड़ा क्लियर है, आर्टिकल 219 के वो ये कहता है कि ट्रिब्यूनल्स बनाना इलेक्शन कमीशन का ही इख्तियार है और उसके ऊपर मुशावरत जो है वो कोई जरूरी नहीं है, मुशावरत होनी चाहिए, लेकिन कंडीशन जरूर है, लेकिन वो मुशावरत होगी लेकिन फैसला इलेक्शन कमीशन का ही प्रिवेल करेगा। देखिए कॉन्ट्रडिक्शन है इलेक्शन कमीशन के जो स्टैंड है उसमें। नंबर एक, वो कहते हैं जी कि ये हमारा काम है, हम करेंगे, ट्राइब्यूनल्स बनाएंगे, तो फिर उन्होंने क्यों हाई कोर्ट्स को लिखा जी कि आप अपने जज साहिबान जो है वो रिकमेंड करके भेजें? तो एक इनहेरेंट तजाद है उनके स्टांस में, यही हमारे वकला भी कहते हैं। तो दूसरी बात यह है कि वो जो रूल जिसकी बात कर रहे हैं, जिसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि ये हमारा राइट है, वो भी डिस्प्यूटेड है। अच्छा। उसके ऊपर भी हमारे वकला साहिबान कहते हैं कि नहीं, इसीलिए तो हम गए हैं अदालत में। अच्छा। तो अब अदालत का एक लार्जर बेंच बनेगा और उसमें देखा जाएगा। देखिए आपने सही फरमाया कि जी इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमें एतमाद नहीं है, हमें हमारे साथ अदालत ने भी कोई इतना अच्छा सलूक नहीं किया हुआ, लेकिन अच्छा। मैं चूंकि आजकल कुछ और इश्यूज भी हैं, सारा कुछ है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उस पर बात ना ही की जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन यह कि हमें अदालत से भी कोई अच्छे फैसले नहीं मिले अनफॉर्चुनेटली इन द लास्ट 2 years एंड पर्टिकुलरली सिंस 9th of May। लेकिन ये ट्रिब्यूनल्स वाला मामला आपको क्या लगता है, ट्रिब्यूनल्स की अगर तश्कील दुरुस्त हो तो धांधे वाले मामले का कोई हल निकल आएगा? देखिए अल्टीमेटली तो ट्राइब्यूनल्स ने फैसला करना है ना। अब डिपेंड करता है कि ट्राइब्यूनल्स के ऊपर लोग कौन से बैठते हैं। अगर वो लोग जो है वो बाकिरदार हैं तो वो अच्छे फैसले होंगे, अगर वो लोग बाकिरदार नहीं है तो अच्छे फैसले नहीं होंगे। अब मैंने तो बाकिरदार लोग नहीं देखने हैं। अगर हाई कोर्ट जो है या बाकी हाई कोर्ट्स जो है वो नॉमिनेट करती है जज साहिबान को, तो आई एम श्योर कि उन्होंने देखा होगा, इनको एवेल्युएट किया होगा। आपका एक सवाल का स्पेसिफिक आंसर ये था कि ये रिटायर्ड जजेस के ऊपर क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट तो ऑर्डिनेंस वही लेकर आई है ना कि रिटायर्ड जजेस जो है वो इजीली मैनिपुलेटेबल है, वो बहुत आसानी से मैनिपुलेटेबल है और हमने उनको अपोज किया है। और जो पहले था, ये ऑर्डिनेंस से पहले भी जो था वो सर्विंग जजेस की बात थी। ये ऑर्डिनेंस के बाद इसको चेंज किया गया है जी कि आप उसको, और वो चीफ जस्टिस साहब का जो कमेंट है वो बिल्कुल ठीक है कि जब आपकी नेशनल असेंबली इन सेशन थी, आपने चेंज करना था तो वो लेके जाते नेशनल असेंबली में, जाके उसको चेंज करवाते, नहीं क्योंकि वो शायद वहां अपोज होता, तो इसलिए उन्होंने समझा कि जी सदर साहब तो हमारे मौजूद हैं, उनके जरिए हम कर देते हैं, तो वो करवा दिया उन्होंने। तो वो एक पॉइंट उनका बिल्कुल वैलिड है, वो होना चाहिए। लेकिन अब लार्जर बेंच बनता है, ये 3 जज साहबान जो है लार्जर बेंच बनाएंगे, अब देखते हैं कि उसमें कौन कौन आता है, तो उसके बाद फैसला होना चाहिए। ट्राइब्यूनल्स का फैसला फौरन होना चाहिए, ये 2 ट्राइब्यूनल से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत ज्यादा ट्राइब्यूनल्स चाहिए, बिकॉज हमारी बहुत सारी एप्लीकेशंस जो है वो उनके पास पड़ी हुई है। रऊफ हसन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग पर सूरत हाल खासी संगीन हो गई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का दौरानिया कम न हो सका। शहरी इलाकों में 15 से 18 जबकि दही इलाकों में 18 से 22 घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही है। पेशावर में लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे करने वालों पर पिछले 8 दिनों में 4 मुकदमा दर्ज किए गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि पेशावर के रिंग रोड पर 13 जून को लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे पर FIR दर्ज की गई। फजल रहीम और वारिस खान ने तो 100 से ज्यादा मुजाहिरीन के साथ रिंग रोड को ब्लॉक किए रखा। PTI रहनुमाओं इनाम खान, उमर दराज और नाजिम अरबाब जैन समेत 25 अफराद पर वर्सक ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाज का मुकदमा भी दर्ज किया गया। तीसरी FIR MPA फजल इलाही के PA जमील खान के खिलाफ दर्ज की गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि तीसरा मुकदमा आजार ख्वानी ग्रिड स्टेशन के सामने बड़ी तादाद में मुजाहिरीन के एहतजाज पर दर्ज किया गया। और चौथी FIR PTI के खुर्शीद खान, साकी पीर मोहम्मद और मुस्लिम लीग नून के मलिक जहूर के खिलाफ दर्ज की गई। गुज़िश्ता दिनों खैबर पख्तूनख्वा में आम शख्सियात की ग्रिड स्टेशन पर मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज करने के लिए वजीर तवानाई अवैस लगारी ने वजीर दाखिला मोहसिन
नकवी को खत लिखा था। इसमें कहा गया था कि खैबर पख्तूनख्वा में जिम्मेदार शख्सियात ग्रिड स्टेशन पर मुजाहिरों की क़यादत करी हैं। वज़ीर तवानाई ने ग्रिड स्टेशन में जबरदस्ती घुसने वाले नामजद अफराद के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने की दरख्वास्त करते हुए तमाम ग्रिड स्टेशन पर सिक्योरिटी का मुतालबा भी किया। अब ये जो विफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान लोड शेडिंग का तनाज़ा है उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने खुद ग्रिड स्टेशन में होकर बिजली बहाल कर दी और कहा कि 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं होगी। वज़ीर आला ने कहा था कि हमारे सूबे को बिजली नहीं दी गई तो नेशनल ग्रिड को भी बंद कर देंगे। दूसरी तरफ गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का यह कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग या दीगर मसाइल के हल के लिए बात की जाती है। मेरी तजवीज़ है कि वज़ीर आला सूबे के 3 डिस्कोज विफाक से ले लें, बिजली का निज़ाम ओवर बिलिंग खुद चलाएं। अब ये जो तमाम मामला है ये क्यों खैबर पख्तूनख्वा में ये तनाज़ा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, लोड शेडिंग का मसला, और वहाँ पर ये क्या मामला है कि आम शख्सियात जो है वो उनको खुद ग्रिड स्टेशन जाकर बिजली को जो है वो ऑन करवाना पड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA फजल इलाही इस वक्त साथ मौजूद है, उनका भी नाम इस मामले के अंदर आया और उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। फजल इलाही साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फजल इलाही साहब, ये क्या मामला है, क्यों हालात इतने खराब हैं आपके ख्याल में कि आपको खुद ग्रिड स्टेशन जाकर बिजली जो है वो ऑन करना पड़ रही है? शुक्रिया जी, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का मशकूर हूँ कि इस अहम मौजू पर आपने मुझे बात करने की इजाज़त दी है। ऐसा है कि यहाँ पर ये जो हमारा मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह ये जन्नत का टुकड़ा है, इस्लाम का किला है, लेकिन यहाँ पर जो भी माल आता है वो खाली आता है। कोई ये सोचता नहीं है कि मुल्क को कैसे संभाला जाता है। आपने देखें कि यहाँ पर ये तकरीबन 40 साल से ये जो मामला चल रहा है बिजली का, गैस का, वाफर मकदार में हर एक चीज अल्लाह ताला ने दी। हमें किसी के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे बेकारी बने हुए हैं। अच्छा। और जो मैं बात करता हूं, जो मेरे कायद बात करता है, यहाँ पे किसी को भी भीख मांगने की जरूरत नहीं। यकीन कीजिए ये मसला 2 मिनट में, जिस तरह आपने अपने तज्जिए में गवर्नर साहब की बात की, आपने फेडरल मिनिस्टर साहब की बात की और वज़ीर साहब आपके साथ जी, सॉरी मैं जी और मैं कह रहा था गवर्नर साहब वो कह रहे हैं कि ये जो ग्रिड स्टेशन है यहां से बिल जो है वो नहीं आता और इस वजह से जो है वो मैंने आपकी पूरी बात सुन ली है। मेरे भाई, मेरे जी जी फजल इलाही साहब, आपको आवाज आ रही है? हम कोशिश करेंगे कि फिर से राब्ता हो फजल इलाही से। जी 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 फजल साहब, आपकी आवाज चली गई थी। सर मुझे आवाज आपकी आ रही है। वो जो सवाल मैं आपको मशवरा देता हूं, जो आपने सवाल की, देखिए हल ये है कि आए, हम तैयार हैं बैठने के लिए। और 2013 से ये मेरा 3rd टाइम है कि मैं MP बना हूं और मैंने खुद मीटरिंग की है। मैंने, मेरे साथ बाड़ा का इलाका था, सेमी ट्राइबल है, वहां पर मैंने, ये जो वापडा का जो चीफ साहब बैठे अख्तर हमीद साहब, ये एक्शन थे, हम दोनों वहां पर गए। दहशतगर्दी तालिबाइजेशन के बावजूद हमने उधर मीटर लगा दिए। हम मुखलिस हैं, हम ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वर्कर है, चेयरमैन से लेके मुझ जैसे अदना वर्कर तक, हमारा तो एक ही ईमान है कि जैसे हमारा एक ही अल्लाह है, एक ही हमारा मुल्क है। ना तो हमारे पैसे बाहर हैं, ना हमारे पास कोई बैंक बैलेंस है कि हम कहीं भाग जाएंगे। हमारा तो आखिरी उम्मीद जो है पाकिस्तान है और बिस्मिल्लाह भी पाकिस्तान है और आखिरी जो है वो नाज भी पाकिस्तान है। लेकिन वो बिल का क्या करें? तो कहीं नहीं, क्या वापडा वाले क्या ये जो देखिए जैसे मैंने बिलिंग की है, जैसे बिल इन इलाकों से नहीं आता, ये दुरुस्त है या नहीं? जी सर, हम खुद इनके पीछे जा रहे। 200 फॉर्म मेरे पास पड़े जिस इलाकों में बिजली की चोरी है, जहां पे बिल नहीं है, लोग मजबूर है। आजकल पानी सब कुछ, मस्जिद में पानी, हर एक चीज जो है, या तो हमने जो मस्जिद में सोलराइजेशन की है वहां पे गुजारा हो जाता है, जहां पे नहीं है वहां पर लोग नमाज नहीं पढ़ सकते हैं।
ये देखे, ये काफिरिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान है। ये हमारे साथ आके बैठ जाएं, हम ये मसले हल करते हैं। अच्छा। आप आए, सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी बनाएं, पेशावर हाई कोर्ट से जज ले, पूरे दुनिया से आए और कमेटी बनाएं और हम इस्लामाबाद आते हैं। लेकिन बात क्या होगी? बात अच्छा। यह होगी कि जितने भी हमने मीटिंग किए, हम किसी भी अपने वादे से पीछे हटे नहीं है। और ये कोई एक देखिए, उनका ये कहना है कि आप लोगों ने ये जो फजल भाई मेरी तरह गुजारिश सुनिए। उनका ये भी मौकफ है कि आप जब जाते हैं, आपने लाइन लॉसेस वाले फीडर में दोबारा बिजली ऑन की, उसकी वजह से नुकसान हुआ है और तभी मैं चैलेंज करता हूं, ये झूठ बोल रहे हैं। वो दरखास्त इसको मैं कहता हूं मुकदमा ये हमारी जो है, हम असली और नस्ली लोग हैं। मैंने कहा चलो आप झूठे FIR करते हो, तब भी हम पुलिस को कहते हैं कर ले, हमें फांसी पे चढ़ा थे। अच्छा। देखिए, हम पैरोकार किसके हैं? जैसे इस काम के लिए जीना मरना, इस काम के लिए हमारा भी जीना मरना, इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान की इस प्यारी मिट्टी के लिए। देखे, ये नहीं है हम कोई वो लोग नहीं जो 17 MNA बन के हम वज़ीर आज़म बन जाते हैं, नहीं, ऐसे नहीं है। अच्छा। नहीं, लोगों का ये काम है, फिर भी हम इनको कहते हैं अगर गैरों के गोद में बैठ के ना ये फैसले नहीं हो सकते हैं। ये अगर अवामी हुकूमत है, फेडरल में मार्शल लॉ नहीं है, तो आ जाए हमारे साथ, बैठ जाए आमने सामने और हम। मैं चैलेंज करता हूं कि मैं एक रीजन को, एक महीने में पेशावर रीजन, दूसरे महीने में साउथ रीजन, तीसरे महीने में मलकंड और चौथे महीने में जो है हजार रीजन। अगर चोरी हुई तो फजलाही की जुबान काट दे, नहीं है तो इनको तो आप लोग ऐसी कोई भी इनको सजा नहीं दे सकते जो ऊपर आके। बहुत शुक्रिया फजल अलाई हमारे साथ मौजूद थे। राइट, बहुत शुक्रिया फजल अलाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मक्का मुकरमा में रवा हज सीजन के दौरान हीट वेव से जाँ बहक हाजियों की तादाद 922 तक पहुंच गई है। अरब सफारतकार के मुताबिक पीर के रोज दर्जा हरारत 51.8 रिकॉर्ड किया गया, जिससे 920 से ज्यादा हुज्जाज कराम के अभी तक जाँ बहक होने की इतलात है। वजारत मजहबी अमूर पाकिस्तान ने 35 पाकिस्तानी हुज्जाज के इंतकाल की भी तस्दीक की है। ये मामला क्या है और पाकिस्तानी हुज्जाज के हवाले से क्या खबर है, इस पर बात करने के लिए अब्दुल वहाब सुमरो साहब मेरे मौजूद हैं, DG हज हैं, उनसे जानते हैं। अब्दुल वहाब साहब, एक तो सबसे पहले ये फरमाइएगा कि पाकिस्तानी हुज्जाज के हवाले से क्या इतलात है, कितने हुज्जाज मुतासर हुए हैं, जाँ बहक हुए हैं इस हीट वेव से, और ये जो हम हुज्जाज के इंतकाल की खबर हम सुन रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जी पिछले साल जो टोटल अमवात हुई थी पाकिस्तान में 2023 के हज में, वो 75 हुई थी, ठीक है जी। और उसमें 12 अमवात जो थी वो मशायर में थी, यानी मिना, मुजदलफा या अरफात में हज के दौरान। बाकी जो दूसरी अमवात थी मक्का, मदीना या जद्दा, कोई एक्सीडेंट में, कोई नेचुरल कॉजेज के तहत, कोई मेडिकल कंडीशंस के तहत डेथ हुई थी। इस वक्त ये जो 35 की तादाद बताई है, ये मैंने ही परसों रिलीज की थी, और अभी आज इस वक्त जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये तादाद 43 हो गई है। अच्छा। 43 में से तकरीबन 23 जो लोग हैं वो प्राइवेट हज स्कीम के तहत आने वाले हैं और 20 हुज्जाज जो हैं वो सरकारी हज स्कीम के तहत आने वाले हैं। इन 43 लोगों में से जो मिना में या मशायर में हज के दिनों में अमवात रिपोर्ट हुई है अभी तक, वो अगेन तकरीबन 12 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। इसमें ये कहना कि हीट वेव की वजह से हुई है या किस वजह से हुई है, क्योंकि हमारे हुज्जाज का अगर आप एज ब्रैकेट देखें तो बहुत एजेड लोग भी आते हैं, कोमॉर्बिड फैक्टर के साथ भी आते हैं, मेडिकल कंडीशंस के साथ भी आते हैं, डायलिसिस के साथ भी आते हैं, हार्ट डिजीज के साथ भी आ जाते हैं। तो इसको मेरा नहीं ख्याल कि इसको हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ हीट वेव से हुई है। जो मशायर का एरिया है वो ज्यादातर पैदल चलने का एरिया है। नो डाउट के इस साल टेम्परेचर 51 पॉइंट। और ये फरमाइएगा जो लोग मुतासर हुए हैं किसी भी वजह से, चाहे वो हीट वेव है या किसी और वजह से, उनके पास तरीकाकार क्या होता है हाल अहवाल जानने का, जो उनके अजीज जो इस वक्त हज कर रहे हैं, अगर वो खुदा न खासा मुतासर हुए हैं या किसी हॉस्पिटल के अंदर हैं या इंतकाल कर गए हैं, तो ये भी बता दीजिएगा उसके लिए क्या तरीकाकार होता है पाकिस्तानी हज मिशन के पास।
जी, सबसे पहले तो अगर मशायर में किसी की डेथ हो जाती है मिसाल के तौर पे या कहीं पे भी हो जाती है तो कोई और उसको टच नहीं कर सकता। सऊदी गवर्नमेंट की एम्बुलेंस ही आके उसको टच कर सकती है, कोई और नहीं करता। सारी यहाँ पे जो जिनकी डेथ हो जाती है उनकी तदफीन लोकली सऊदी गवर्नमेंट खुद कराती है। अगर ऑप्शन दिया जाता है पाकिस्तान बॉडी ले जाएं तो फिर उसका एक और प्रोसेस होता है। जिन लोगों को जो जब मशायर में थे तो वहां पे हेल्पलाइन 1966 और 937 जो है ना सऊदी गवर्नमेंट ने रिलीज की थी प्रॉब्लम्स और मेडिकल के लिए। जो हमारे हज मिशन के टोल फ्री नंबर हैं, लोग उस पे मालूम कर सकते हैं। लॉस्ट एंड फाउंड के केसेस रिपोर्ट होते हैं कि जी हमारा हाजी अभी तक नहीं मिला, तो फिर हम हॉस्पिटल से कांटेक्ट करते हैं। दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो हाजी खुद हमें कांटेक्ट करे या फिर हमारी जो 3-4 हॉस्पिटल एसोसिएटेड होती हैं सऊदी गवर्नमेंट की, हम वहां से हमारे परमानेंट बंदूक 24 आवर्स जो है वो बैठे हुए होते हैं। जब भी कोई डेथ रिपोर्ट होती है तो हाजी के कार्ड से या किसी और इंफॉर्मेशन के थ्रू उनके थ्रू हमारे तक रिपोर्ट पहुंचती है और हम फिर अपने रिकॉर्ड को देख के उनके लवाकीन से, अगर वो सऊदी अरेबिया में बेस्ड हैं तो उनसे कांटेक्ट करते हैं और अगर पाकिस्तान में बेस्ड हैं तो फिर उनसे कांटेक्ट करते हैं। ये तो अभी आप बता रहे हैं कि 43 वहाब साहब, ये 43 जो है वो तो डेथ्स हैं। जो पाकिस्तानी क्या कोई हॉस्पिटल्स के अंदर भी हैं जो मुतासिर हुए हों से, उनकी तादाद क्या है? किसी का को फ्रैक्चर हो गया है, किसी का कुछ और। अभी तक उसकी मैं इस वक्त शायद आपको फिगर न दे सकूं, अभी मैं हॉस्पिटल से ही आ रहा था तो कंपाइल की मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर की है। मुल्तान के एक हाजी हैं 65 इयर्स ओल्ड जो है टीचर है, उनका पांव का फ्रैक्चर हो गया था और जो भी सूरत हाल होती है, अब 2 वहां पे आईसीयू में भी थे। हॉस्पिटल उनका मुकम्मल ख्याल रखती है। यहाँ पे अगर छोटी मोटी तकलीफ होती है तो हमारा जो अपना एस्टेब्लिश्ड मेडिकल सेंटर होता है वो देखता है, वरना ये सारे हाजी इंश्योर्ड होते हैं सऊदी गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से। इनको किसी किस्म की भी तकलीफ होती है कोई हॉस्पिटल रिफ्यूज नहीं करता और वो उनको एडमिट करना चाहता है तो एडमिट करता है। अगर इमरजेंसी में ट्रीटमेंट देके उनको अपना डिस्चार्ज करना होता है तो फिर वो इस तरह से करते हैं। लेकिन निजाम पूरा इलाबोरेट है, सिस्टम बहुत अच्छा है, शानदार है। इसलिए मैं कह रहा था कि आप अगर हाजी के उसके कमेंट्स थोड़े से जरा सुन ले तो और चला भी दें तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा फीडबैक आपको अच्छा मिल जाएगा। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे, डीजी हज बात कर रहे थे और उनका कहना था कि हुज्जाज का वहां पर एक निज़ाम मौजूद है जिसके तहत उनका ख्याल भी रखा जा रहा है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान मेहमान से कोई इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।